बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिका होता है और उसका अभी तक कोई आंसर आपको पता नहीं होता। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी एक नई डिज़ीज़ आ जाती है। जैसे पिछले टाइम में कोरोना आया हुआ था। तो कोरोना जब बिल्कुल नया आया तो किसी को पता नहीं था कि ये किस तरह की बीमारी है। फिर ये एक ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉब्लम थी। तो उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ रिसर्च की गई और उसके ऊपर काफ़ी वर्क हुआ और उसके बाद फिर हमें उसके बारे में डिटेल्स पता चली। तो ये इस तरह की जो भी एक प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो उसको आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। जैसे इसको अगर हम प्रॉपरली डिफ़ाइन कर लें, क्योंकि ये पेपर में भी आता रहता है। फॉर डूइंग साइंटिफिक रिसर्च एंड साइंटिफिक वर्क, कह रहे हैं कि कुछ भी साइंटिफिक वर्क करने के लिए या साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए ऑल साइंटिस्ट टेक सम स्पेसिफिक स्टेप्स, कह रहे हैं कि तमाम जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ ख़ास तरह के स्टेप्स लेते हैं विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, जिनको आप मिला के साइंटिफिक मेथड कह सकते हैं। फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च दिस स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड, कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल जो रिसर्च होती है उसके लिए ये तमाम स्टेप्स जो हैं इनको आप बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ख़ास तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा भी है। तो वो टोटल मिला के 6 स्टेप्स होते हैं। मैंने इसको याद करने के लिए एक हिंट दिया है, जैसे RMMDPS। तो आर से आ जाएगा रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करना। रिकॉग्नाइज़ करने का मतलब होता है उसकी पहचान करना, उसके बारे में पता चलना। इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा मेकिंग ऑब्जर्वेशन। जो इसका थर्ड स्टेप है वो है मेकिंग हाइपोथेसिस। जो इसका फोर्थ स्टेप है वो है ड्राइंग डिडक्शंस। जो इसका फिफ्थ स्टेप है, पांचवा स्टेप है, वो है परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। और जो इसका छठा स्टेप है वो है समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। अब हम इन तमाम स्टेप्स को एक एक करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। पास फर्स्ट स्टेप आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें आपने सिंपल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ही डिफ़ाइन करना होता है, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने इसमें जस्ट इतना ही लिखना है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो और वो एक प्रॉब्लम हो तो उसको आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है मेकिंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना। बायोलॉजिस्ट मेक्स ऑब्जर्वेशंस, कह रहे हैं कि जो बायोलॉजिस्ट होता है जिसके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है वो वो फिर उस पे उसकी ऑब्जर्वेशंस करता है, उसको ऑब्ज़र्व करता है, उसका मुशाहिदा करता है अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड बाय यूजिंग 5 सेंसेस, अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए। और सेंसेस कौन से हो सकते हैं। विजन का सेंस हो सकता है यानी देखने का, टेस्ट का सेंस हो सकता है यानी चखने का, स्मेल का सेंस हो सकता है यानी सूंघने का, हेयरिंग का सेंस हो सकता है यानी सुनने का, और टच का सेंस हो सकता है। ये 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए बायोलॉजिस्ट उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ मुशाहिदे करता है और ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है मेकिंग हाइपोथेसिस। आफ्टर ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस के बाद, मुशाहिदा करने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद बायोलॉजिस्ट थिंक्स ओवर देम, जो बायोलॉजिस्ट होता है वो उसके बारे में सोचता है। एंड डेवलप्स अ स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट डेवलप करता है दैट मे प्रूव द आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के आंसर को प्रूव कर सके। सच टेंटेटिव आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट तैयार की जाती है, ये जो आंसर तैयार किया जाता है, ये फाइनल आंसर नहीं होता, ये जुटलाया जा सकता है, ये एक आर्जी एक आंसर होता है। तो कह रहे हैं कि ये जो टेंटेटिव या टेंटेटिव का मतलब होता है आर्जी,
ये जो आर्जी आंसर होता है, टेंटेटिव आंसर होता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। अब कह रहे हैं कि एक हाइपोथेसिस लिखने के लिए कुछ चीज़ों को हमेशा ज़हन में रखा जाता है, और वो कौन सी हैं? इट इज़ अ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि ये एक प्रपोज स्टेटमेंट होती है, ये फाइनल आंसर नहीं होता, ये एक आर्जी आंसर होता है। हाइपोथेसिस लिखने के लिए कुछ चीज़ों को हमेशा माइंड में रखा जाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज़ अ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, कि ये एक आर्जी एक स्टेटमेंट होती है किसी भी प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए। इट ऑलवेज सिमिलर विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। कह रहे हैं कि ये हमेशा सिमिलर होती है किसकी? जो ऑब्ज़र्व किया जाता है, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो मुशाहिदात होते हैं, ये उनके सिमिलर होती है जो आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। हमेशा हाइपोथेसिस इस तरह की होनी चाहिए कि उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट किया जा सके, उसके ऊपर तजर्बात किए जा सकें। देर इज़ ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव। के बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप आ जाता है जी, और वो है ड्राइंग डिडक्शंस। डिडक्शन जो है ये भी बेसिकली एक अंदाज़ा होता है। जैसे आप इस वक्त एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप इस मोबाइल फ़ोन पे एक वीडियो देख रहे हैं, तो आप वीडियो मोबाइल पे देखते हुए ये अंदाज़ा करें कि जितने भी मोबाइल फ़ोन होते हैं उन पे वीडियो देखी जा सकती है। तो ये जो अंदाज़ा होता है किसी नॉलेज की बेस पर, उसको आप क्या कहते हैं? डिडक्शन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है। बायोलॉजिस्ट मेक्स द लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम द हाइपोथेसिस। कह रहा है कि जो हाइपोथेसिस उस बायोलॉजिस्ट के पास मौजूद होता है, उसकी कुछ लॉजिकल रीजनिंग की जाती है, लॉजिक की बेस पे उसके कुछ रिजल्ट्स लिए जाते हैं। सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शंस। कह रहा है कि ये जो लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं जो हाइपोथेसिस की बेस पे लिए जाते हैं, इसको आप डिडक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास पांचवा स्टेप आ जाता है परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। अब कह रहे हैं कि जितने भी हाइपोथेसिस वहाँ पे लिखे जाते हैं, उन तमाम हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ताकि उनको चेक किया जा सके। अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, अगर उसके ऊपर जो तजर्बा किया है वो कामयाब हो जाए, प्रूव्स वन हाइपोथेसिस करेक्ट, तो वो उस हाइपोथेसिस को सही साबित करता है, एंड अदर वन इज़ इनकरेक्ट, और दूसरा जो हाइपोथेसिस जो उसके अगेंस्ट होता है वो इनकरेक्ट हो जाता है। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। अब जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होते हैं, जो गलत साबित होते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, एंड प्रूव वन इज़ एक्सेप्टेड, और जो सही साबित होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। देन बायोलॉजिस्ट मेक्स न्यू डिडक्शन। उसके बाद जो बायोलॉजिस्ट है वो कुछ नई डिडक्शंस बनाते हैं, एंड परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, और उसके ऊपर फिर नए तजर्बात करते हैं ताकि वो कंफर्म कर सकें उस हाइपोथेसिस की करेक्टनेस को। तो ये हमारे पास फिफ्थ स्टेप आ जाता है जो कि है परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद छठा स्टेप आ जाता है, और वो है समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। बायोलॉजिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ये डाटा इकट्ठा करते हैं एक्सपेरिमेंट्स से। देन ही एनालाइजेज दिस डाटा। उसके बाद इस डाटा को चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, एंड समराइज, और उसके बाद उसके समराइज द रिजल्ट्स, और उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, समराइज़ किया जाता है, एंड पब्लिश, और उसके बाद इसको पब्लिश किया जाता है, यानी आवाम के लिए उसको पब्लिश किया जाता है। दी फाइंडिंग्स, जो भी फाइंडिंग्स मिलती हैं इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स, मुख्तलिफ जर्नल्स और बुक्स में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।